ये जनतंत्र की शुरुआत, और उसी से पूरी मात्रा में देश उस इलाके में लोगों की इच्छा क्या है उसके ऊपर ही काम होना चाहिए। तो कोऑपरेटिव में यदि जनसभा जैसे कि हमारे संविधान में लिखा है, इस तरह की यदि कोई व्यवस्था हो तो कौन सी होगी? वो तो जनरल बॉडी मीटिंग होगी। तो जनरल बॉडी मीटिंग ही ठीक नहीं चलेगी तो हमारी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन ठीक कैसे चलेगी? चुनाव कैसे होने चाहिए उसके ऊपर भी हमने काफ़ी मात्रा में चर्चा भी की थी, उसका विचार भी किया था। वीडियो रिकॉर्डिंग भी होने की ज़रूरत है। और हमने जाना है कुछ लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, वो अच्छी तरह से कोऑपरेटिव सेक्टर में काम कर रहे हैं। मैं भी कोऑपरेटिव सेक्टर का एक वर्कर हूँ। अभी मेरे एक साथी मित्र गौतम ठाकुर जी अभी सारस्वत बैंक के अध्यक्ष है। मैं काफ़ी जब बहुत युवा था और मैं इसके पाटिल साहब, हमारे ज्योतिराव मेहता जी, हम सब लोग साथ में काम करते हैं। हमारे नेता दोनों मेरे भी नेता थे उस समय से भी, आज भी है, लेकिन हम लोगों ने साथ में काम किया। और मैंने देखा है कि यदि सहकारिता क्षेत्र में काम करने बहुत अच्छी संस्थाएं है भी है, लेकिन जो अच्छी संस्थाएं हैं इसमें आपने देखा होगा कि जितनी अच्छी डेमोक्रेसी है उतनी संस्था अच्छी चलती है। यदि और डेमोक्रेसी अच्छी चलनी चाहिए तो सदस्यों को उसमें हिस्सा लेने का अधिकार होना चाहिए। उनकी जो उनकी जो चाहत है इसके ऊपर काम होना चाहिए। तो ये सब करने के लिए हमने नीति बनाने के समय काफ़ी उसके ऊपर डेलिब्रेशन भी किया था, काम भी किया था। तो मुझे लगता है हमको सबको इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मुझे मालूम है कुछ दिक्कत आती है। यहाँ पे अभिनंदन कोऑपरेटिव बैंक के अमरावती से लोग आए और आपको उन्होंने एक बहुत बड़ी इमारत बनाई कि जो शायद मुंबई में भी नहीं हुई। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई, एक अपनी कोऑपरेटिव बैंक जो अमरावती जैसे, अमरावती वैसे तो बड़ा शहर है ही है, लेकिन इतना बड़ा नहीं जैसे मुंबई है, पुणे है, या हमारा संभाजी नगर, इतना बड़ा तो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आज इस तरह के काम करने वाले, उसी का वजह यही है कि उस संस्था में भी ऐसे मूल्यों का पालन किया जाता है जो मूल्य आज समाज को चाहते हैं, लोग भी चाहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारी नीति की अमल में लाने के लिए सबसे पहले यदि काम कुछ करना होगा तो ये करना होगा कि किस तरह से हम गवर्नेंस को ठीक करें। रेगुलेशन, लीगल मैटर्स ये तो है ही है, लेकिन जब तक हमारा पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर जो शुरू जनरल बॉडी से होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चुनाए जाते हैं, उसके बाद में तो 5 साल तक या 3 साल तक जो भी कार्यकाल होगा उस समय तक तो उनके पास अधिकार रहते ही है। और साल में एक दफे जनरल बॉडी होती है तो हमको हमारी उनके ऊपर वी आर रिस्पॉन्सिबल टू आंसर टू द जनरल बॉडी अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक। तो इसलिए मुझे क्या लगता है कि इसी के ऊपर भी हमारे पॉलिसी में हम लोगों ने दिया था। वैसे तो आज मैं पूरी बताऊंगा, लेकिन हम लोगों ने 3 स्ट्रेटेजिक मिशन पिलर्स रखे थे। स्ट्रेंथनिंग फाउंडेशन, प्रमोटिंग वाइब्रेंसी, मेकिंग कोऑपरेटिव फ्यूचर रेडी। ये बहुत आवश्यक है कि देखिए मैं आपको पहला हूँ कि वैसे तो भविष्य हमेशा ही सभी के लिए एक चुनौती भरा होता है, लेकिन आज की जो स्थिति है इसमें सही माने में हमारे सभी विश्व का इस भविष्य बहुत ही गंभीर दिखाई दे रहा है। उसमें बहुत चुनौतियाँ रहेंगी। तो कोऑपरेटिव्स को उस समय में यदि अच्छी तरह से प्रदर्शन दिखाना होगा तो उसके लिए आज उनको तैयार करना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए? कल की चुनौतियों के लिए। और कल की चुनौतियों को लिए ठीक करने के लिए उनको आज यदि रेडी, तो फ्यूचर रेडी किस तरह से किया जाए, काफ़ी अलग अलग बिंदुओं के ऊपर इसके बारे में चर्चा भी करी थी। और इस तरह से इंक्लूसिविटी डीपनिंग रीच, आज भी महिलाएं, युवा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मार्जिनलाइज ग्रुप एक कोऑपरेटिव से पूरी मात्रा में नहीं जुड़े। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ बिल्कुल है ही नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी मात्रा में है भी, लेकिन जितने मात्रा में होने चाहिए उतने नहीं। यहाँ पे चेतना जी है, वो कहेगी तो महिला और बड़ी नेता भी है, लेकिन इसकी तरफ से सभी एक चेतना जुड़ गई है। तो कितनी चेतना आ गई सहकारी क्षेत्र में? यदि हम समझते हैं कि सभी महिलाएं हम इसमें जोड़ सकते हैं, युवाओं को जोड़ सकते हैं। आज भी युवा लोग शायद समझते कि ये कोऑपरेटिव है, ये मेरे जैसे बूढ़े का काम है, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं तो आप में से बहुत सारे युवा लोग भी हैं, लेकिन क्या हम युवाओं को भी जोड़ सकते हैं? ऐसे जो हमारे समाज के घटक है, जो जिनको आज सहकारिता क्षेत्र से हमने कुछ रिजर्वेशन इसके लिए आ जाते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए कि उनको भी अपने इस सहकारिता क्षेत्र का एक अविभाज्य हिस्सा किस तरह से बनाया जा सकता है, इसके ऊपर भी
हमें सोचने की जरूरत है। और न्यू इमर्जिंग सेक्टर्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द हेल्थ, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट और सर्कुलर इकोनॉमी में किस तरह से है। मैं वापस ये कहना चाहता हूँ, इसके बहुत सारे विषय के ऊपर अमित शाह जी ने काम भी शुरू किया, जैसे कि कोऑपरेटिव टैक्सी की शुरुआत अभी हो जाएगी। ये हमने कभी सोचा नहीं था कि कोऑपरेटिव टैक्सी, हम उबर को फ़ोन करेंगे, टैक्सी आ जाएगी, उबर वाले को पूरा 100 रुपये की बिल होता है तो उसको शायद 85 रुपये ऐसे कुछ मिलते होंगे, उसको पूरे पैसे भी नहीं मिलते। यहाँ पर पूरे के पूरे पैसे उसको मिलेंगे। लेकिन ये सर्कुलर इकोनॉमी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट टू मेक आवर सेल्फ रेडी फॉर द फ्यूचर, नॉट कोऑपरेटिव फ्यूचर रेडी, लेकिन हमारे लिए भविष्य जो एक गंभीर दिखाई दे रहा है उसको ठीक करने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी जरूरत है। यहाँ पर हमारे उदय जोशी साहब, वो सहकार भारती के बड़े नेता हैं और डिवोटेड पूरी मात्रा में जिंदगी उन्होंने उनके लिए लगा दी। मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि कोऑपरेटिव सेक्टर में गन्ने के क्षेत्र में आए, चीनी बनाने का काम शुरू हुआ, किसानों को सिर्फ गन्ने का दाम नहीं मिलता है तो उनको चीनी का दाम भी मिलता है, लेकिन सिर्फ चीनी का दाम नहीं मिलता है। कुछ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री अल्कोहल बनाते हैं, उनको अल्कोहल का भी दाम मिलता है। कुछ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री केमिकल्स बनाते हैं, उनको केमिकल का भी दाम मिलता है। कुछ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज को जनरेशन करके पावर निर्माण करके उसका भी दाम मिलता है। तो मुझे लगता है इसी तरह से हमें नए क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी कौन सी है, तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ, और मेरा वीक पॉइंट है इसके लिए मैं शायद उनको बार बार कहता हूँ कि बांबू के क्षेत्र में काम कीजिए। मैं बांबू इसलिए कहता हूँ कि 1998 में जब मैं एनवायरमेंट मिनिस्टर था अटल जी की सरकार में, देश में पहली बार हम लोगों ने बांबू की शुरुआत की। और बांबू सर्कुलर इकोनॉमी का हिस्सा इसीलिए है कि बांबू हम कुछ भी चाहेंगे, जिसको एक दिन दारू शराब पीने की आदत हो गई तो पीना ही चाहेगा। हम लोगों को समाज को लकड़ी की, वुड की एडिक्शन हो गया है। वी लाइक वुड, वुड के बिना हमको ठीक नहीं लगता, प्लास्टिक की चेयर ठीक नहीं लगती। तो वुड से मिलती जुलती ऐसी यदि कोई बात होगी तो है बांबू। तो बांबू का वुड नहीं है, इसके लिए बांबू काटने से डिफॉरेस्टेशन नहीं होता। बांबू एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और बांबू के ऊपर कम से कम 1,500 से 2,000 चीज़ें बनाई जाती है, इंक्लूडिंग गारमेंट बनाए जाते हैं बांबू से। एंड वी आर मेड इट। अभी हम दिसंबर में एक बड़ी परिषद हम करने जा रहे हैं पुणे में। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि जिस तरह से मैंने गन्ना और चीनी का आपको हिसाब दे रहा था, तो बांबू के फार्मर्स को कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है तो जो वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट 1,500-2,000 बनेंगे उसमें भी उनको हिस्सा मिलेगा। उसका लाभ उनको भी, किसानों को भी मिलेगा। और ये सब चीज़ों बनाने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो बनेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर में बनाए जा सकते हैं, उसको भी एम्प्लॉयमेंट का भी लाभ होगा, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, कार्बन सिक्विस्टेशन होगा। तो ये सभी चीज़ों के लिए ऐसे नए नए क्षेत्र में जाना चाहिए। इसीलिए इसके ऊपर भी हमारे पॉलिसी में इसके बारे में चर्चा की है। 16 ऑब्जेक्टिव, 16 ऑब्जेक्टिव्स which have been grouped under 6 pillars like legal reforms and digitalization, which is very important। और हमारे ज्योतिन्द्र जी ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक पहल अब शुरू ही किया। उन्होंने जो एक नई संस्था बनाई है, वो संस्था सभी उनके जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, क्रेडिट बैंक्स है, कोऑपरेटिव क्रेडिट अपने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, इन सभी को वो एक डिजिटलाइजेशन में भी मदद करेगी, ट्रेनिंग के लिए भी जो मदद चाहे वो करेगी। हम लोगों ने भी एक पॉलिसी में लिखा है कि इस तरह से आज के दिनों में टेक्नोलॉजी विल बिकम रिडंडेंट इन नो टाइम। एक ज़माना था जब एक पेरिस के ले मोहन करके उनका जो मेजर न्यूज़पेपर है, इसमें कार्टून आया था, इसमें दिखा था एक लड़की अभी जो एकदम, आपको मालूम है पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फैशन, तो वहाँ से अभी जो लेटेस्ट फैशन का जो कुछ कॉस्ट्यूम अपना जो कपड़ा डालने का होता है वो मार्केट में आया था, वो लेकर दौड़ रहे थे। तो किसी ने पूछा दौड़ क्यों रहे? वो बोलता मैं जल्दी पहनना चाहती थी तब तक ये कपड़ा आउट ऑफ फैशन ना हो जाए, क्योंकि अभी अभी आए तो 2 मिनट में आउट ऑफ फैशन भी होगा। और टेक्नोलॉजी इसी रफ्तार से रिडंडेंट होगी जिस रफ्तार से आज बदलाव आ रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी रिडंडेंट करने के लिए फिर कोऑपरेटिव बैंक कहाँ से पैसा लाएगी? इसीलिए पॉलिसी में भी हमने जिक्र किया था किस तरह से ऐसी कॉमन फैसिलिटीज देने के लिए दिया जाए। मार्केट एक्सेस, एक्सपोर्ट प्रमोशन, मैंने कहा वैसे ही एक्सपोर्ट प्रमोशन का संस्था बन भी गई है। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, इंक्लूसिविटी, मेंबर एम्पावरमेंट, यूथ स्किलिंग, ऐसी तरह से काफ़ी अलग अलग ऊपर इसमें जिक्र किया है। न्यू मॉडल बायलॉज फॉर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, वैसे हमारे
उसमें नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी है वाइट इवोल्यूशन 2.0, क्योंकि अपने मालूम है हम लोगों ने उसको वैसे तो ऑपरेशन फ्लड कहते थे, जो डॉक्टर कुरियन साहब ने उसकी शुरुआत की, और उस ऑपरेशन फ्लड ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बना, उसकी वजह से पूरे देश में डेयरीज बनाई गई। और एक ज़माना ऐसे था कि न्यूजीलैंड से हम मिल्क पाउडर लाते थे, मैं भी जब छोटा था तो मेरी माँ वही करती थी, लेकिन आज हम मिल्क को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या हम, और उसकी वजह से पूरे हमारे देहाती क्षेत्र में वहाँ के किसानों की आमदनी बड़ी मात्रा में बढ़ भी गई। हमें लगता है अमूल बहुत बड़ा ब्रांड है, वैसे अमूल और इफ्को ये दो हैव बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड रिसेंटली इन द सर्वे। लेकिन अमूल बहुत बड़ी कोऑपरेटिव संस्था है, लेकिन अमूल को बड़ा करने वाले कौन है? अमूल को जो सबसे ज़्यादा कोई दूध देता है वो किसान 2 या 3 एनिमल के ही किसान है, वही महिला वो दूध देती है, वो उसको कलेक्ट करने की बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने बनाई है। तो क्या इस तरह से हम लोग एक वाइट रिवॉल्यूशन बनाया जाए, उसके ऊपर भी काम किया जाए। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक तो वैसे तो ज्योतिन्द्र जी ने बना भी गई है, और इस तरह से बड़ी मात्रा में काम, और ये सब नीति तो बनी जाती है, लेकिन उसका अमल किस तरह से किया जाता है उसके ऊपर निर्भर करता है। हम किसी ने खाने को बुलाया तो बोला तो अच्छा, तो स्वाद बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन खाना अभी तक टेबल पे नहीं आ रहा है, तो खाना जब तक नहीं खाएंगे तो अब तक खाना अच्छा बना कैसे पता चलेगा? सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑल दिस, एंड इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भी हैप्पी टू नो, एंड आई एम श्योर अमित शाह जी मस्ट हैव सेड इट यस्टरडे, ही हिमसेल्फ इज चेयरिंग अ कमिटी which will be actually monitoring the implementation of this policy. And parallelly there is another committee chaired by the Secretary of Cooperatives, which will be actually doing an executive part of it to make sure that between the committee chaired by the meetings of the committee chaired by Amit Shah ji, they will make sure that whatever decisions are taken are properly implemented. So this is something which will actually make sure institutions like NABARD, NCDC, NDDB, NCCT को भी इस तरह से मदद की जाए। जिस दिन इसका विमोचन अमित शाह जी ने दिल्ली में इस नीति का किया था, मुझे लगता है अगले हफ्ते में एनसीडीसी को केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जी ने उसका ऐलान किया था, बड़ी मात्रा में एक भुगतान भी किया गया कि आने वाले दिनों में आपके कैपिटल को दिया जाए। मुझे लगता है एक हफ्ते में दिया था उनको। तो इसी तरह से वो कहा भी था प्राइम मिनिस्टर ने कि और भी चाहे तो मैं भी जितना भी जरूरत होगी उतना हम दे देंगे। मुझे लगता है ऐसे इंस्टीट्यूशंस है उसको भी खड़ा करना चाहिए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो काम करने वाले हैं उनको भी मदद कर सके। तो मुझे लगता है एक बड़ी मात्रा में समाज में और देश में बदलाव आएगा। एक बात शायद मैंने कहनी चाहिए थी इसमें कि आज देश के जीडीपी में सहकारिता क्षेत्र का जो योगदान है बहुत कम है। तो हमने शुरू में कहा था वो और भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन फाइनली जो फिगर हमारे कोऑपरेटिव पॉलिसी में उसमें हमने लिखा है कि इट शुड इंक्रीज टू 4 टाइम्स मोर देन टुडेज शेयर, यानी 4 गुना किस तरह से सहकारिता क्षेत्र का योगदान जीडीपी में बढ़े, इसके लिए भी एक एक्शन पॉइंट इसमें लिखा है। वैसे हमने काफ़ी उसके ऊपर भी कैलकुलेशन वगैरह भी किया था, नाबार्ड ने उसको वेट भी किया था, और आरबीआई को भी हमने उसके बारे में काफ़ी समय चर्चा भी की थी। तो मुझे लगता है पूरा विश्वास है कि 2047 which is the target when we'll be celebrating 100 years of India's independence, that time the cooperatives will be in a completely different level than what it is today. They will be the mainstream of the economy of India. Cooperatives will not be the peripheral players into India's socio-economic activities. They will be the drivers of growth. They will be the leaders of society. They will play a very pivotal role, and to do that, I am sure all of you will make it happen. But to help you to do that, the policy will be a facilitator, enabler. So मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक तो मुझे यहाँ आने का मौका मिला, मैं आपका उसको एहसास भी नहीं होगा जो मैं कह रहा हूँ। I am so happy internally, you cannot even imagine. So I could meet so many of my friends with whom I work. HK पाटिल जी अभी तो मंत्री है, बड़े नेता है, एक दिन और भी बड़े बनेंगे, लेकिन हमारे मित्र हैं, और वो भी मित्र ऐसे है कि क्लोज फ्रेंड है, लेकिन वो कोऑपरेटिव से हमारा ज़्यादा उसके वजह से मिले थे। वो एक कॉफ़ी दे करके
कहने वो कहते एनीथिंग कैन हैपन और कॉफी, वो बोलते एनीथिंग कैन हैपन और कॉफी। तो मुझे लगता है एनीथिंग कैन हैपन थ्रू कोऑपरेटिव। आप कहाँ भी कुछ भी कोऑपरेटिव से जुड़ जाइए, अपने ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव आएगा इसका शायद आपको अनुमान भी नहीं आप कर सकते। तो उससे अच्छे भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। इतनी अच्छी मात्रा में इस कार्यक्रम का आयोजन किया, विज्ञान भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तो विज्ञान तो साथ में था ही, लेकिन कला को भी बिना भूले हुए आपने सहकारिता क्षेत्र को किस तरह से आगे लाना चाहिए इसके ऊपर भी गौर किया। इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष जी लक्ष्मीदास जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो वैसे लक्ष्मी है, तो क्रेडिट सोसाइटी का ऐसा क्रेडिट का है तो लक्ष्मी से लेन देन है। तो मुझे लगता है कि आपके नेतृत्व में हम आने वाले दिनों में अच्छी तरह से प्रगति करेंगे। और मैं एक आपका एक साथी, एक कार्यकर्ता कोऑपरेटिव के नाते जो भी आपको किसी भी चीज़ में मैं कुछ थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ तो करूँगा, इसका वादा भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।